हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर कितना नेट फोर्स लगेगा, उस पर कितना टॉर्क लगेगा, उस डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये सब बातों का डिस्कशन हमें करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये एक मैंने माइनस क्यू चार्ज बना दिया और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज बना दिया और दोनों के बीच की सेपरेशन डी है। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों चार्जेस को मिला के एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू मिला के एक सिस्टम ऑफ चार्ज बन गया और इस सिस्टम ऑफ चार्ज में इक्वल और अपोजिट चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है, इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो इक्वल और अपोजिट चार्ज है। और इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन बहुत कम है, गैप बहुत कम है दोनों के बीच में। तो ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज हो और उन चार्ज के बीच की सेपरेशन बहुत कम हो, ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक टू पोल, डाई मतलब टू, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक पोल हो गया, माइनस क्यू एक इलेक्ट्रिक पोल हो गया, प्लस क्यू दूसरा इलेक्ट्रिक पोल हो गया। इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। एक इलेक्ट्रिक पोल ये, दूसरा इलेक्ट्रिक पोल ये, तो दोनों मिला के इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, a system of equal and opposite charge separated by small distance is called electric dipole। इसको आप लिख लीजिए, a system of equal and opposite charge separated by small distance is called electric dipole। देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर तो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन काफी दिखा दी, बट रियलिटी में इतनी सेपरेशन नहीं होती है। दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन रियलिटी में बहुत कम होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं वो बहुत पास होते हैं। अगर एक चार्ज यहाँ पर है दूसरा उसी के जस्ट बगल में ही होगा, बिल्कुल पास में होंगे। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे HCl मॉलिक्यूल होता है, HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। अब हमें पता होता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वही चीज देखिए बन गई, इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज आप बोल सकते हो या डेल्टा माइनस चार्ज बोल सकते हो, और ये डेल्टा प्लस चार्ज। तो इक्वल और अपोजिट चार्ज दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत कम है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हाइड्रोजन ये HCl मॉलिक्यूल ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्योंकि इसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है और उन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन बहुत कम होती है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं सबकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताती है, तो वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसको हम लिखते हैं वेक्टर p से।
मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता क्या है हमें, ये बताते क्या है, ये हमें किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। दिस क्वांटिटी टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्जेस हैं, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर डी, इंटू वेक्टर डी। अब ये वेक्टर डी क्या है, वेक्टर डी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड यही डी के बराबर है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन के बराबर, दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है उसी के बराबर है। और वेक्टर डी की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो हमें यह बताती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल की ज्यादा है तो यानी कि ये डाइपोल बहुत स्ट्रांग है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका कम है तो यानी कि ये डाइपोल बहुत वीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब वेक्टर P से हम इसको डिनोट करते हैं और ये होता है चार्ज। दोनों ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें दोनों चार्जेस, उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज आप ले लीजिए उसका मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर डी। वेक्टर डी का मतलब हो गया, वेक्टर डी में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड इसका वही होगा जो दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन है, और इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगी। वेक्टर डी की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई। अब जो डायरेक्शन वेक्टर डी की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी होगी, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन इसकी होगी वही डायरेक्शन इसकी भी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P अगर आप पूछा जाए तो ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वेक्टर डी की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ये होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अगर आप इसी को स्केलर फॉर्म में लिखना चाहे तो आप P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी भी लिख सकते हैं। शायद बात क्लियर है इतनी। P इज इक्वल टू क्यू डी, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यार ये फॉर्मूला आपको P इज इक्वल टू क्यू डी ये याद रहेगा। अब अगर मैं इसी की यूनिट पूछूं, यूनिट, तो यूनिट आप आराम से बता सकते हैं। P की यूनिट क्या होगी, तो P की यूनिट ऑफ Q और यूनिट ऑफ D से आप निकाल सकते हैं। तो Q की यूनिट होती है चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और D की यूनिट हो जाएगी मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या होगा, देखिए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। अब आपको ये सब याद होना चाहिए। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT और ये लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L। तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT, ऑर्डर में मैं लिखूंगा। ये AT चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया और ये LD का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के LTA आ गया। अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये है +5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज और ये है -5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है 1 mm। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया गया +5 माइक्रोकूलम्ब और -5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज का, और दोनों के बीच की सेपरेशन 1 mm है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। देखिए P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी होता है। तो Q तो पता ही है आपको, ये दोनों चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड रख दीजिए, तो 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज यानी 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। माइक्रो को मैंने
कन्वर्ट कर दिया है, माइक्रो को लिख दिया 10⁻⁻⁶। और डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 1 mm। 1 mm का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये फाइनली आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले आप। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना नेट फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सब बातों का डिस्कशन अभी हमें करना है। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रख दिया। ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है और सेपरेशन दोनों के बीच की है t। क्लियर है बात? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है E। ठीक, तो पहली चीज हमें ये डिस्कस करना है इसमें कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, कितना नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स। तो आप बताइए कि यहाँ पर दो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, एक -q और +q। इंडिविजुअली दोनों चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही डिस्कस किया गया है। कोई भी चार्ज q अगर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है QE। तो ये जो +q चार्ज है इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और ये पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा और वो फोर्स हो जाएगा QE। क्योंकि अगर आपने Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस Q चार्ज पे QE के बराबर फोर्स लगता है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स हो जाएगा QE। शायद इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक राइट साइड में लग रहा है QE और एक लेफ्ट साइड में लग रहा है QE। यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दो फोर्सेस QE लेफ्ट और राइट साइड में लग रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है तो जितना फोर्स इस पे राइट साइड में लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0। देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें नेट फोर्स हो जाएगा 0। दूसरी बात कि इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। अभी टॉर्क क्या होता है, कैसे लगेगा, वो बातें डिस्कस हम करेंगे इस पे। तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पे QE चार्ज लग रहा है तो ये दोनों फोर्सेस QE और QE ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस इस डाइपोल पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे। एक ये राइट साइड में फोर्स लग रहा है ऐसे और ये लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है ऐसे। यानी ये दोनों फोर्सेस इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये रोटेट करने की टेंडेंसी इसके पास आ जाएगी ऐसे। ये दोनों फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं और जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस
टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्क के पास ही बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है। अगर किसी बॉडी के पास रोटेट करने की टेंडेंसी है तो कंफर्म बात यह है कि उस पर टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क कहां से आता है? टॉर्क फोर्स से आता है। क्लियर सी बात है। तो अब ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस पे QE और QE का फोर्स लगा रही है, और इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला फोर्स भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और ये वाला फोर्स QE इस डाइपोल को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों फोर्सेस इस डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, यानी दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कंफर्म सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों चार्जेस पर फोर्स लगाया, और दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है, और वो कितना टॉर्क लग रहा है वही हमें निकालना है अभी। अब कैसे हम निकालेंगे? देखिए, टॉर्क निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता ये है कि ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क हम निकाल लें। ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वजह से टॉर्क निकाल लें, और दोनों टॉर्क को ऐड कर दे तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। ये रहा एक मेथड। लेकिन जो दूसरा आसान मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये दोनों फोर्सेस जो है QE और QE, जो इक्वल और अपोजिट है, ये दोनों फोर्सेस QE और QE ये इक्वल और अपोजिट है और डाइपोल पे लग रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। देखिए, ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, और इस वाले का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। अब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड कपल। ऐसे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है, ऐसे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है और जो किसी बॉडी पे लगते हैं, वो कहलाते हैं कपल। यानी ये दोनों फोर्सेस जो इस डाइपोल पे लग रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस जो डाइपोल पे लग रहे हैं और इक्वल और अपोजिट है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है, तो ये दोनों फोर्सेस कहलाएंगे कपल। और कपल के अंदर बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है, तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्सेस बॉडी के को रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कपल के पास बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है। एक बात समझ में आ रही है कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ये दोनों कहलाएंगे कपल। कपल के पास बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है, और कपल की वजह कपल के पास बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब है कि कपल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि कपल के पास बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी है, इसका मतलब यह है कि कपल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और कपल की वजह से टॉर्क निकालना आसान है। और वो कैसे हम निकालते हैं? कपल की वजह से जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स। कपल वाला जो फोर्स है, यानी कपल में दो फोर्सेस होते हैं, कोई भी एक फोर्स आप मान लीजिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between lines of action of force। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क कैसे आप निकालोगे? दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है एक फोर्स का और ये दूसरे फोर्स का, इनकी बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये वाली। तो ये है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्सेस में से कोई सा भी एक फोर्स और दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही रखनी है। अब बताइए दोनों में से अगर कोई एक फोर्स आप रख दो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, -q से +q। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है। और अगर इनके बीच का एंगल मैं बोल देता हूं थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तब अब आप देखिए कि ये हाइपोटेन्यूज है, थीटा के बगल वाली साइड बेस और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो अगर हाइपोटेन्यूज है d, हाइपोटेन्यूज देखिए d है, तो थीटा के बगल वाली साइड हो जाएगी d cos थीटा, ये हो जाएगी d cos थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी d sin थीटा। बात क्लियर है? ये पढ़ा है, पहले से ही पढ़ा है कि थीटा के बगल वाले साइड में cos आता है, थीटा के सामने वाली साइड में sin आता है, तो ये d sin थीटा हो गया। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता चल गया और ये डिस्टेंस हो गई d sin थीटा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, इसको मैं लिखूंगा QD E sin थीटा। QD को एक साथ लिख दिया और E sin थीटा को अलग लिख दिया। बताइए QD क्या होता है? ये होता है P, तो टॉर्क बराबर हो गया PE sin थीटा। शायद क्लियर सी बात है यहाँ पर, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। अब बताइए, याद करिए वेक्टर्स में आपने पढ़ा था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B AB sin थीटा होता है। तो AB sin थीटा को वेक्टर A क्रॉस AB sin थीटा n कैप भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, तो AB sin थीटा को वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हो। उसी तरह से PE sin थीटा को वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हो। जिस तरह से AB sin थीटा को वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं, वैसे ही PE sin थीटा को वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं, और ये वेक्टर टाउ हो जाएगा। ये टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऑब्वियसली बात है। तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और स्केलर फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। यानी टॉर्क यहाँ पर एंगल पे डिपेंड कर रहा है। डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो तो फिक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो भी फिक्स है, यानी टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर एंगल अलग अलग होगा तो टॉर्क भी अलग अलग आएगा, और वो कैसे वेरी करेगा देखिए। अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ऐसे, तो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो गया, तो थीटा 0 हो गया। और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क भी हो जाएगा 0। जैसे जैसे आप इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करोगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा भी बढ़ेगा और टॉर्क बढ़ेगा। और अगर डाइपोल को आपने ऐसे कर दिया तो अब थीटा हो जाएगा 90, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, थीटा 90 हो गया। साइन 91 होता है, और अगर साइन 91 है तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा और आएगा PE। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है तो टॉर्क 0, रोटेट करते जाओ तो टॉर्क बढ़ता जाएगा और ऐसे टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। टॉर्क कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। तो शायद इतनी बात क्लियर है। तो अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, ठीक, तो इस केस में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर थीटा 0 है तो टाउ भी हो जाएगा 0,
यानी टॉर्क हो जाएगा 0। अब अगर यही डाइपोल इस तरह से है, ये -q और ये +q और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर हो गया थीटा = 90। और अगर थीटा 90 है तो अभी हमने देखा है, तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर साइन 90 रखोगे, साइन 90 हो जाएगा 1, तो टाउ हो जाएगा PE, और ये जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा। क्लियर सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है तो टॉर्क 0, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर एंगल ऐसे बढ़ता जाए तो टॉर्क बढ़ता जाएगा, और इस सिचुएशन में आके टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा और वो टॉर्क हो जाएगा PE। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बताइए, जो टॉर्क का फॉर्मूला है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाए, तब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगाएगी उसका फॉर्मूला क्या होता है? टाउ = PE sin थीटा। ये आपको याद रखना है, टाउ = PE sin थीटा, टाउ = PE sin थीटा। इतना आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख कर रोटेट कराया जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराया जा रहा है, तो एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क का एक्सप्रेशन और फॉर्मूला अभी हम डिराइव करने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कई लाइंस नहीं बना रहा हूं, एक ही लाइन बना रहा हूं, और ये ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -q और यहां पर ये +q, और ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का, उसको मैं बोल दिया मैंने θ1। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल θ1 है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल θ1 है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करके मुझे ऐसे ले जाना है, ऐसे यहां तक लाना है, और ये पूरा एंगल मैं बोल दूं θ2। क्लियर है बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको रोटेट करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां से कहां रोटेट करना है? θ1 से θ2। पहले डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से θ1 एंगल बना रहा है, बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से θ2 एंगल बनाना, यानी रोटेशन किया जा रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन। ठीक है, और रोटेशन कहां से कहां किया जा रहा है? ये किया जा रहा है θ1 से θ2। क्लियर है बात? अब देखिए, रोटेट करने में वर्क कैसे करना पड़ेगा और क्यों वर्क करना पड़ेगा हमें। देखिए, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रोटेट करोगे ना, तब वो फ्री टास्क नहीं होगा। ऐसा करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगाएगी। टॉर्क अभी हमने देखा, टॉर्क के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने की टेंडेंसी होती है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रोटेट कराना चाह रही है, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रोटेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले वाले आर्टिकल में देखा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क लग रहा था उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रख रही है, ठीक है। अब अगर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कम से कम उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। एक बार फिर से, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगा रही है, और अगर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो हमें कम से कम उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, बट अपोजिट सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगा रही है, तो हमें एजेंट को अपोजिट सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसको ऐसे रोटेट करना है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगाना पड़ेगा, और कम से कम कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। ठीक है, अब वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए, लीनियर मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर एफ इंटू डी। बट ये लीनियर मोशन नहीं है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन है। डाइपोल को आप रोटेट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे लीनियर मोशन में वर्क बराबर फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में वर्क बराबर टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और कम से कम उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। अब अगर हमें पता चल जाए कि कितना टॉर्क हमें लगाना है, तो वो टॉर्क की वैल्यू रख दें और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रख दें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यानी θ2 माइनस θ1, इतना जो एंगल है, इतना जो एंगल θ1 के बाद और θ2 तक, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम वहां पर रख दें और वही वर्क आ जाएगा। तो टॉर्क कितना होगा? अब देखिए, जैसे जैसे आप इस डाइपोल को रोटेट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉर्क बढ़ता जाएगा। अभी हमने देखा था, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे होता है तो टॉर्क 0 होता है, जैसे जैसे आप रोटेट करते हो उसको टॉर्क बढ़ता जाता है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रोटेट करोगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो आप जो टॉर्क लगा रहे हो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने के लिए वो टॉर्क भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी लगातार आपको टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो टॉर्क आप लगा रहे हो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो ये जो टॉर्क आप लगाओगे वो कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। तो जब टॉर्क की एक फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं, तो कौन सी वैल्यू आप यहां पर रखोगे और कैसे वर्क निकालोगे? तो स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पर, कैसे हम वर्क निकालेंगे? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ से यहाँ ऐसे रोटेट करना है। इस पूरी जर्नी को, इस पूरे एंगल को, इस पूरे पाथ को मैं इन्फिनिट पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। इन्फिनिट पार्ट में, ढेर सारे टुकड़ों में डिवाइड कर ले रहा हूँ। इन्फिनिट पार्ट, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर ले रहा हूँ, और हर एक पार्ट जो होगा वो बहुत छोटा होगा। उस छोटे से पार्ट में टॉर्क लगभग कांस्टेंट होगा। देखिए, यहां से यहां तक ऐसे जब आप मूव कर रहे हैं तो टॉर्क लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस पूरे जर्नी को, इस पूरे एंगल को आपने इन्फिनिट पार्ट में तोड़ लिया, तो हर एक पार्ट जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, और उस छोटे से पार्ट में टॉर्क लगभग कांस्टेंट होगा। तो उस छोटे से पार्ट में अगर टॉर्क कांस्टेंट है, तो यही वाला फॉर्मूला टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से उस छोटे से पार्ट में हम वर्क निकाल सकते हैं। और अगर उस छोटे से पार्ट में वर्क निकाल लिया, तो उसी तरह का वर्क बाकी पार्ट्स में भी होगा। तो इस तरह से हम जितने भी इन्फिनिट पार्ट्स होंगे बीच में, सब में वर्क निकाल लेंगे और सारे वर्क को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये कैसे करने वाले हैं हम, देखिए, मान लेते हैं कि डाइपोल को हम रोटेट करके ऐसे यहां पर ले आए, ये प्लस क्यू हो गया, और ये यहां से जनरल थीटा एंगल पर है, और ये जो एंगल है वो है डी थीटा। अब एक बार फिर से समझिए, आप मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक जो एंगल है उसको मैंने इन्फिनिट पार्ट्स में तोड़ लिया,
और ये जो है ये एक छोटा सा पार्ट है और वो है डी थीटा, और ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरल थीटा एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है ये। तो ये आपको एक छोटा सा सिंगल पार्ट मिल गया। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यहां से लेकर यहां तक जितना भी एंगल है उस पूरे एंगल को मैंने इन्फिनिट पार्ट में तोड़ लिया। उन इन्फिनिट पार्ट्स में से ये एक एंगल, ये वाला एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, सिंगल पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसका एंगल कितना है, डी थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब इस एक सिंगल पार्ट में हम वर्क निकाल ले रहे हैं। अगर इस सिंगल पार्ट में हम वर्क निकालने में कामयाब हो गए तो इसी तरह से बाकी जितने पार्ट्स होंगे इसके आगे और इसके पीछे उनमें भी वर्क आ जाएगा, और सारे वर्क को अगर हम जोड़ देंगे तो हम टोटल वर्क निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसमें वर्क निकालना है। तो पार्ट छोटा सा है तो इसमें जो वर्क आएगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। उस वर्क को मैं लिख देता हूं dw, और dw हो जाएगा टाउ डी थीटा। मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट में टॉर्क, डाइपोल को रोटेट करने में टॉर्क लगाना पड़ेगा। ये जो छोटा सा पार्ट है इसमें डाइपोल को ऐसे रोटेट करने में टॉर्क लगाना पड़ेगा। वो टॉर्क लगभग कांस्टेंट होगा क्योंकि ये एंगल ऑफ रोटेशन बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा आपने रोटेट किया है, तो वो एंगल बहुत छोटा सा है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो इसमें जो टॉर्क चेंज होगा वो ना के बराबर होगा, तो टॉर्क कांस्टेंट होगा। तो वही टॉर्क कांस्टेंट मैंने लिख दिया। कितना एंगल आप रोटेट कर रहे हैं, डी थीटा, तो ये लिख दिया। तो टॉर्क इंटू एंगल रोटेटेड, वो छोटे से पार्ट में वर्क आ जाएगा। अब उस छोटे से पार्ट में टॉर्क होगा कितना, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो मतलब कहने का है कि ये डाइपोल यहां पर है। जब आप इस टाइप, ये जो छोटा सा पार्ट है इसका मतलब क्या है कि आप डाइपोल को इस छोटे से पार्ट में रोटेट कर रहे हो, तो डाइपोल यहीं पर होगा। ठीक है, तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर यहां पर डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा पी साइन थीटा, और डी थीटा मैंने यहां पर लिख दिया। एक बार फिर से मैं क्या कर रहा हूं, ये एक सिंगल छोटा सा पार्ट है, ये थोड़ा सा एंगल मैंने डाइपोल को रोटेट किया और डाइपोल यहीं पर है। रोटेट कर रहे हो आप ऐसे, तो डाइपोल यहीं पर है, और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा वो हो जाएगा पी साइन थीटा। ये फॉर्मूला अभी हम देख चुके हैं। तो ये छोटा सा वर्क आ जाएगा डी डब्ल्यू पी साइन थीटा। क्लियर है बात? तो हमें एक पार्ट में, एक सिंगल पार्ट में वर्क पता चल गया। तो इसी तरह से ये जो सिंगल पार्ट है इसके आगे और इसके पीछे वाले पार्ट्स में भी वर्क आ जाएगा, और वो वर्क यही होगा, बस सबके लिए थीटा अलग होगा। इस पार्ट के आगे जो पार्ट्स होंगे उनके लिए थीटा बढ़ जाएगा, और इस पार्ट के पीछे जो पार्ट्स होंगे उनके लिए थीटा कम हो जाएगा। सबके लिए वर्क का फॉर्मूला, हर पार्ट के लिए वर्क का फॉर्मूला यही होगा, डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा डी थीटा, बस सबके लिए थीटा अलग होगा। तो अब यहां से यहां तक टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो वो टोटल वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ये कैसे आया, ये कैसे आया? हम डाइपोल को यहां से यहां रोटेट कर रहे हैं, डाइपोल को यहां से यहां रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक हम जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको इन्फिनिट पार्ट में तोड़ लिया था, और हर एक पार्ट में वर्क निकाला, और हर एक पार्ट में जो वर्क है वो डी डब्ल्यू। तो ऐसे हम ऐड करना चालू कर दें, डी डब्ल्यू प्लस 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 डी डब्ल्यू, यहां तक आएगा। कितने डी डब्ल्यू आएंगे? इन्फिनिट डी डब्ल्यू आएंगे। तो सारे डी डब्ल्यू को जोड़ना है, कितने डी डब्ल्यू है? इन्फिनिट डी डब्ल्यू। इन्फिनिट डी डब्ल्यू को जोड़ने के लिए कोई हमारे पास साधारण मेथड नहीं है, बल्कि मेथड जो है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इन्फिनिट डी डब्ल्यू को ऐड करेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू लगाया है।
अब जो पहला dw है वो यहां पर बिल्कुल होगा, उस dw के लिए जो थीटा है वो θ1 के बराबर होगा, यानी पहला जो dw है उसके लिए थीटा θ1 होगा, और जो आखिरी dw है उसके लिए थीटा θ2 होगा। पहला dw यहां पर होगा और उसके लिए एंगल θ1 होगा, और आखिरी dw यहां पर आएगा, उसके लिए एंगल θ2 हो जाएगा। तो पहला dw स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए एंगल θ1 और आखिरी dw θ2, तो उसके लिए एंगल यहां पर हमने θ2 रख दिया है। तो इंटीग्रेशन हम dw का करेंगे फ्रॉम θ1 टू θ2, क्योंकि स्टार्टिंग हमने की है θ1 से और एंडिंग हमने की है θ2 पर। तो टोटल वर्क बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम θ1 टू θ2। शायद इतनी बात क्लियर है। अब हम dw की जगह पर हम रख देते हैं Pe sin थीटा d थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। शायद इतनी बात क्लियर है। अब P डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Pe और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इस तरह से θ1 टू θ2। शायद बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे हम? थीटा की जगह पर पहले θ2 रखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर थीटा की जगह पर θ1 रखेंगे। कैसे? Pe थीटा की जगह पर θ2 रख दिया, इस तरह से, तो ये फाइनली आ जाएगा P cos θ2 माइनस cos थीटा, सॉरी P cos θ1 माइनस cos θ2, ये वर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा। शायद बात क्लियर है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 एंगल रोटेट किया, और ये θ1 θ2 क्या है? डाइपोल का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को θ1 से θ2 अगर हमने रोटेट किया है, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क करना पड़ेगा Pe cos θ1 माइनस cos θ2, Pe cos θ1 माइनस cos θ2, Pe cos θ1 माइनस cos θ2। सिंपल सी बात है, क्लियर है बिल्कुल। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब इतना पहले आप नोट करिए, इतना नोट करिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ऐसे, यानी कि θ1 0 हो जाएगा। जो इनिशियल एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल का है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो 0 हो जाएगा। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, यानी इनिशियली इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं टिल एंगल थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर θ1 बराबर 0 डिग्री है और θ2 बराबर थीटा है, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है इनिशियली, तो θ1 0 हो जाएगा, और इसको मैं थीटा एंगल रोटेट कर दे रहा हूं, यानी θ2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तब उस केस में वर्क कितना होगा? क्योंकि ये कॉमन, ये जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं या लिखने वाले हैं वो बहुत कॉमन है, कि बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले से ही बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, पिछला वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन था, अब ये वाला थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पहले से ही है, तो θ1 बराबर 0 हो जाएगा, θ2 बराबर थीटा हो गया। बोला गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल तक रोटेट कर दिया गया। ठीक है, तब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब बताइए, Pe फॉर्मूला क्या था? Pe cos θ1 माइनस cos θ2। तो cos θ1 क्या रखोगे? अब cos 0 रख दोगे, माइनस θ2 की जगह पर थीटा रख दोगे, तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये W आ जाएगा Pe 1 माइनस
कॉस थीटा, ये भी आपको याद रखना है। ये किसके लिए है? ये बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराया गया बाय एन एंगल थीटा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? PE1 माइनस कॉस थीटा, PE1 माइनस कॉस थीटा, PE1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि इस डाइपोल को 0 से 90 डिग्री रोटेट कराया गया, 0 से 90 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू में ऐसे है, इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया गया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल कितना रोटेट कराया गया? 90 डिग्री रोटेट कराया गया। बस आपको, अच्छा इस वाले केस में बस आपको इतना ही देखना है कि कितना रोटेट कराया जा रहा है। पहले से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है ही, उसकी केयर बिल्कुल करनी ही नहीं है, बस आपको इतना देखना है कि कितना एंगल रोटेट कराया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से ऐसे है और इसको ऐसे कर दिया गया तो 90 डिग्री रोटेट कराया गया, तो 90 डिग्री रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो थीटा की जगह पर बस आप 90 डिग्री रख दोगे, तो cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0, तो सिंपल ये आ जाएगा PE। अब अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट कराया गया, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, इसको घुमा करके ऐसे कर दिया गया, इस तरह से, शायद बात समझ में आ रही है, पलट दिया गया बिल्कुल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, तो इसी में 180 रख दोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आया किसके लिए है? ये फॉर्मूला वर्क का है, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है। तो बस आपको इसमें वो देखना है कि कितना एंगल रोटेट कराया गया। तो 0 से 180 में कितना एंगल रोटेट कराया गया? 180 रोटेट कराया गया, तो थीटा की जगह पर 180 रख दोगे, cos 180 माइनस 1 होता है भैया, cos 180 माइनस 1 होता है। तो यहां पर cos थीटा की जगह पर -1 आ जाएगा, तो 1 माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2PE आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है तो यहां से यहां ले जाने में वर्क किया गया P, फिर इसको ऐसे करने में वर्क हो जाएगा फिर से PE, तो टोटल वर्क हो जाएगा 2PE। शायद बात क्लियर हो रही है? 0 से 90 PE, फिर 90 से 180 PE, तो टोटल कितना हो गया? 2PE, वही आ गया यहाँ पर। क्लियर सी बात है, आई थिंक इतनी बात क्लियर है। इसको आप प्रॉपरली नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आइए देखते हैं। तो मैं बोल देता हूं कि ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगेन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ढेर सारी नहीं दिखाई, खाली सिंगल लाइन दिखाई है यहाँ पर, हालांकि ढेर सारी होगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, तो यही हमें निकालना है। तो चौथा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कितनी होगी? ठीक, कैसे निकालेंगे हम? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पे जाए तो होता है कि कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो उसमें जो चार्जेस हैं उनको इन्फिनिटी से उनकी पोजीशन पर तक लाने में जो वर्क किया जाता है, वही सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, वही सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पे -q + q चार्ज है। ठीक है, इन चार्जेस को इन्फिनिटी से इनकी पोजीशन तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, वही वर्क इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। यानी कि -q को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में
और प्लस क्यू को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क किया जाएगा ये टोटल वर्क इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैं अब सीधा सीधा मैं ये लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर पोजीशन हियर एंड हियर। ठीक है, तो U इज इक्वल टू W। अब ये जो प्रोसेस है चार्जेस को माइनस क्यू और प्लस क्यू को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। पहला पार्ट है ट्रांसलेशन और दूसरा है रोटेशन। तो अगर मैं बोल दूं कि ये इन्फिनिटी है और यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज पहले से हैं, इनको मैं हटा देता हूं, यहां से हटा दिया, अभी यहां पर चार्जेस नहीं है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज वहां इन्फिनिटी पर है। मुझे उन दोनों चार्जेस को यहाँ पर इस लोकेशन पे लाना है, यहाँ पर माइनस क्यू लाना है और यहाँ पर प्लस क्यू लाना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों चार्जेस को ट्रांसलेट कराऊंगा, लीनियर मोशन कराऊंगा और दोनों चार्जेस को इस लाइन पर लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा कि ये माइनस क्यू को उठाकर यहां पर लाऊंगा और प्लस क्यू को उठाकर यहां पर लाऊंगा। तो ये जो मैंने किया है, माइनस क्यू को उठा के वहां पर रखा है और प्लस क्यू को उठा के वहां पर रखा है, ऐसा किया मैंने थ्रू ट्रांसलेशनल मोशन। मैंने दोनों चार्जेस को सीधा चलाया बिल्कुल ट्रांसलेशनल मोशन कराया मैंने दोनों चार्जेस का। अब देखिए ऐसा करने में कितना वर्क किया गया होगा। देखिए एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है और दोनों को मैंने बराबर चलाया। जितना डिस्प्लेसमेंट माइनस क्यू का हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट प्लस क्यू का भी हुआ। अब दोनों चार्जेस का साइन अपोजिट है, दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट है। इसका मतलब है कि नेट चार्ज जो मूव कराया गया है वो जीरो है। अगर नेट चार्ज जीरो मूव कराया गया है तो वर्क डन और नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दीज टू लोकेशंस विल बी जीरो। या फिर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप ऐसे समझिए कि अगर मैं माइनस क्यू को लेकर आता हूं, पहले प्लस क्यू को हटा दीजिए, अभी आप ये प्लस क्यू को हटा दीजिए आप आराम से। ठीक है, माइनस क्यू को लेकर आया जाता है पहले। अब अगर माइनस क्यू को मैं लेकर आता हूं यहां पर, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर फोर्स लगाएगी माइनस क्यू पर? नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू पर इधर फोर्स लगेगा। एक बात कंफर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर तो माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा। तो इस माइनस क्यू को मूव कराने के लिए मुझे इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, होल्ड करके रखना पड़ेगा, यानी माइनस क्यू पे मुझे राइट साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज माइनस क्यू भाग जाएगा। और ये बात हम बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा क्यों करना है हमें, क्योंकि ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको बहुत धीमे मूव कराना है, इस पे नेट फोर्स हमें जीरो रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू पर, अगर माइनस क्यू यहां पर है अभी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगा रही है, तो मुझे इस माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगाना है ताकि नेट फोर्स इस पे जीरो हो जाए और ये धीरे धीरे चलता रहे। तो मैंने जो फोर्स लगाया वो इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो वर्क जो मैंने किया वो हुआ नेगेटिव। तो मैंने माइनस क्यू पर नेगेटिव वर्क किया, इतनी बात कंफर्म, नेगेटिव वर्क किया। नेगेटिव वर्क करके मैंने माइनस क्यू को यहां से यहां रख दिया, तो ये माइनस क्यू यहां से हट गया। अब वही काम करूंगा मैं प्लस क्यू के साथ। प्लस क्यू को मैं उठा के वहां पर रखूंगा। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगाएगी, तो मुझे इस प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स इस पे जीरो होगा, तभी ये धीरे धीरे चलेगा। तो मैंने फोर्स लगाया इस पे इधर और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर, तो मैंने इस पे पॉजिटिव वर्क किया। एक बात कंफर्म। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव वर्क किया, पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव वर्क किया, दोनों चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट सेम,
तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों चार्जेस को यहां और यहां लाने में जो टोटल वर्क हुआ वो हुआ 0। एक बात कंफर्म शायद हो गई है। तो -q और +q को यहां और यहां लाने में जो वर्क हुआ टोटल अभी तक वो 0 हुआ, और अभी हमने ट्रांसलेशनल मोशन कराया है सिर्फ, तो जो ट्रांसलेशनल वर्क हुआ है वो है 0। ठीक, अब ये जो टोटल वर्क है मैंने बोला था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो W ट्रांसलेशनल और यहां पर मैं लिख देता हूं W रोटेशनल। अब क्या करने वाला हूं, ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई कि दोनों चार्जेस को मैंने ट्रांसलेशनली मूव कराया और वर्क करना पड़ा 0। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो डाइपोल अभी ऐसा बन गया है, अब इस डाइपोल को मैं रोटेट करने वाला हूं इतना, डाइपोल को रोटेट करने वाला हूं इतना ऐसे। तो यहां से यहां तक मैं डाइपोल को रोटेट करूंगा तो ये +q यहां पर आ जाएगा और दोनों चार्जेस अपनी फाइनल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो मुझे अगर डाइपोल को ऐसे बनाना है तो ऐसा मैं कैसे कर रहा हूं, मैं -q +q को पहले ट्रांसलेशनली मूव करा रहा हूं और -q को यहां पर +q को यहां पर रख रहा हूं, फिर इस डाइपोल को मैं रोटेट कर दे रहा हूं और फाइनली ये डाइपोल अपनी जगह पर आ जा रहा है। अब तो मैंने पूरे प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट है ट्रांसलेशनल और दूसरा पार्ट है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल पार्ट और रोटेशनल पार्ट, ट्रांसलेशनल पार्ट में जो वर्क हुआ वो हुआ 0 और रोटेशनल पार्ट में जो वर्क हुआ वो अभी हमें नहीं पता, अभी हमें देखना है। शायद इतनी बात क्लियर है। अब देखिए रोटेशनल पार्ट में कितना वर्क होगा। रोटेशनल पार्ट में देखिए जो वर्क होता है वो एक्चुअली में इस डाइपोल को 90 डिग्री से थीटा तक रोटेट करने में वर्क होगा। इस डाइपोल को यहां से यहां रोटेट कर रहे हो आप, ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो इनिशियल एंगल कितना है 90। इस डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 स्टार्टिंग, और फाइनल इस डाइपोल का एंगल है थीटा। यानी W रोटेशनल जो होगा उसको मैं 90 डिग्री टू थीटा डिग्री ऐसे लिख सकता हूं। शायद बात क्लियर है। अब ये वर्क होगा कितना, अब कुल मिला के सीधी सा मतलब ये है कि ये वर्क हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अगर इस डाइपोल को यहां से यहां रोटेट करना है तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक एंगल से दूसरे एंगल तक डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क करना पड़ता है, याद करिए आप, वो वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम θ1 टू θ2, और ये होता है pe sin थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। ऐसा होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, तो वही चीज करेंगे हम यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ dw, पहला एंगल है 90 डिग्री, दूसरा वाला एंगल है थीटा, और ये हो जाएगा, इसको मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, PE sin थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट करने में जो वर्क था वो था PE cos θ1 माइनस cos θ2। याद करिए वो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, θ1 को 90 रख दो, θ2 को थीटा रख दो, डायरेक्टली आ जाएगा। पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली नहीं शो करना, पूरा ये करके ऐसे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये PE कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट है, पहले ही देखा जा चुका है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट्स रखेंगे इस तरह से। क्लियर है बात। अब यहां पर थीटा की जगह पर पहले थीटा रखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर थीटा की जगह पर 90 रखेंगे, तो ये हो जाएगा P माइनस कॉस थीटा माइनस
माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है तो ये हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, ये आ गया। अब जिस तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा होता है, या फिर ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हो, उसी तरह से पी कॉस थीटा को आप वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई लिख सकते हो, माइनस। ठीक है, वैसे ही आपको बस इतना याद, स्केलर फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू, या W क्या आप सीधा ये U लिख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे डिपेंड कर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे आप, कैसे डिफाइन करोगे, डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप? इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का एक डायरेक्ट तरीका ये है कि ये देखिए, इलेक्ट्रिक, इस वाले स्टेप पे अगर आप फोकस करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू W फ्रॉम 90 टू थीटा, यही हो गया। यानी इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is the amount of work done in rotating the dipole from the direction perpendicular to electric field to the given direction। कुल मिला के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या? शुरू से अगर आप देखें तो इन्फिनिटी से चार्जेस को यहां पर लाने में जो वर्क किया गया वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, पर इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क किया गया वो हो गया जीरो। तो कुल मिला के वर्क किस पोर्शन में करना पड़ा? बस रोटेट करने में आपको वर्क करना पड़े। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम हियर, फ्रॉम द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन। एक बार फिर से आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज the amount of work done in rotating the dipole from the direction perpendicular to electric field to the given direction। इस डायरेक्शन से यहां तक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो होता कितना है? स्केलर फॉर्मूला है यहां पर माइनस पी कॉस थीटा। क्या है? यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्केलर फॉर्मूला सभी आएगा, ये भी स्केलर प्रोडक्ट ही है। तो U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो अगर देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ऐसे, तो क्लियर सी बात है, तो थीटा यहां पर है जीरो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, थीटा यहां पर है जीरो। अगर थीटा जीरो है तो कॉस जीरो 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ऐसे है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होगी, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यहां पर थीटा है 90 डिग्री। शायद ये डाइपोल मैंने छोटा सा ही बनाया है, इतना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 होता है जीरो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल पलट दिया गया, यानी पहले केस में क्या था, यहां माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, थीटा जीरो और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। फिर ऐसे कर दिया गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, थीटा 90 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो।
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे कर दिया गया, यानी इधर प्लस क्यू, सॉरी इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू। समझ में आ रही बात? पहले ऐसे था, फिर ऐसे किया गया, फिर ऐसे कर दिया गया, ये माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है शायद आपको। तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यहां पर cos 180 डिग्री रखोगे, cos 180 डिग्री -1 होता है, माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली PE आ जाएगा। अब बताइए इसमें आपको याद क्या, पूरा डेरिवेशन तो आपको याद रखना ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डेफिनेशन याद रखनी है, और ये फॉर्मूला U = -PE cos थीटा, U = -PE cos थीटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी -PE, और इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ऐसा थीटा 90 तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0, और अगर डाइपोल पलट गया थीटा 180 डिग्री हो गया तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी PE। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इसमें सर। तो अभी देखिए हमने क्या देखा है, अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सारी चीजें पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कितना नेट फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, उसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये सारा डिस्कशन हमने अभी क्लास में किया है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ये आर्टिकल हम अगली क्लास में देखेंगे। इसको प्रॉपर्ली आप पहले नोट करिए, इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक है। तो बाकी की चीजें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, अदरवाइज सब भूल जाएगा। रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है यार पढ़ने का। पढ़ा है सब भूल जाएगा, पढ़ना ना पढ़ना सब बेकार है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सारी क्लास आप सीक्वेंस में करो। अगर आप कोई क्लास अभी जंप करके पढ़ रहे हो कोई फायदा नहीं, पिछला कंटेंट आपको आता नहीं, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पिछली क्लास अटेंड करो सारी, तब सीक्वेंस में पढ़ो, तब सारी चीज़ें समझ में आएगी, तब मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। खैर ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।